तो भाइयों कल यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने 2026 की अपकमिंग फाइट्स को अनाउंस किया है। फर्स्ट इवेंट 2026 का यूएफसी 324, उसके मेन इवेंट में यहाँ पर जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्बलेट की इंटरिम टाइटल फाइट होने वाली है लाइट वेट डिवीजन में। और तो और यूएफसी 325 जो कि फरवरी में होगा, उसमें अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस डिएगो लोपेज की फाइट डाल दी गई है। और इन फाइट्स के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर इनको एक डिसअपॉइंटिंग फाइट्स बता रहे हैं, क्योंकि किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके की फाइट्स यहाँ पे बुक होने वाली है। यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया ने ऐसा अनाउंस करा है कि वो फाइटिंग से थोड़ा ब्रेक लेने वाले हैं और 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में उनकी फाइट नहीं होने वाली है। तो इन सारी चीजों के बाद बहुत सारा टसल क्रिएट हो चुका है अपने यहाँ पर एमएमए कम्युनिटी के अंदर। बहुत सारी बातें बोली जा रही है, लोग यहाँ पे गुस्सा है, लोग इलिया टुपुरिया पे गुस्सा है, यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट को काफी सारा बैकलैश मिल रहा है इन अनाउंसमेंट के बाद। फेदरवेट डिवीजन में उथल पुथल मच चुकी है। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आखिर ऐसी फाइट्स यूएफसी ने बनाई क्यों? यहाँ पर जो नंबर 1 कंटेंडर्स उनको टाइटल पिक्चर में भी नहीं डाला, उनको इंटरिम टाइटल शॉट भी नहीं मिला अरमान सारूकिन को। तो इन सारी चीजों के रीजंस क्या है, इलिया टुपुरिया ने क्यों ब्रेक लिया है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों इन फाइट्स के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा जो यूएफसी यहाँ पर एक नया अप्रोच लेके आ रही है। अब मैंने आप सबको बताया नहीं था, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था और एंटिसिपेटेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब जिसको नहीं पता उसको बता दो, यूएफसी यहाँ पर ईएसपीएन के साथ एक डील कर चुकी थी और वो डील यहाँ पर दिसंबर के अंदर खत्म होने वाली है। अब यूएफसी एक नई ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बेसिकली पैरामाउंट प्लस के साथ 2026 में जाने वाली है और एक मल्टी ईयर डील उसने साइन करी है पैरामाउंट प्लस के साथ। ऑलमोस्ट $7 बिलियन की ये डील थी और 7 सालों के लिए यहाँ पर डील हुई है इनके बीच में। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यूएफसी अब अपना थोड़ा यहाँ पर अप्रोच को शिफ्ट कर रही है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में यहाँ पर ईएसपीएन के साथ जो यूएफसी के प्रॉब्लम्स निकल के आए थे वो ये थे कि उनके जो पेपर व्यू नंबर्स थे वो काफी ज्यादा कम थे और ईएसपीएन के साथ यूएफसी के थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम्स निकल के आए थे। तो यूएफसी अब एंटरटेनमेंट फोकस थोड़ा ज्यादा होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ऐसा कुछ भी ऑफिशियल बोला नहीं जाता है और यूएफसी यहाँ पर सारी चीजों को मैनेज करके चलेगी, बट जो उनका बेसिक अप्रोच होने वाला है अब वो एंटरटेनमेंट की तरफ से ज्यादा होने वाला है। वो एंटरटेनिंग फाइट्स और जो फेमस फाइटर्स हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर इस तरीके का अप्रोच होने वाला है यूएफसी का। और कहीं ना कहीं भाइयों इस अप्रोच का एविडेंस आपको दिखेगा जो दो यहाँ पर इवेंट्स अनाउंस किए, यूएफसी 324 और 325। तो यूएफसी 324 की बात करें तो इसके मेन इवेंट में उन फाइटर्स को यहाँ पे टाइटल पिक्चर में डाला गया जो कि पॉपुलर थे, ना कि जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अपने आप को कंटेंडर्स की तरह सॉलिडिफाई कर चुके थे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ अरमान सारूकिन को टाइटल शॉट में यहाँ पे नहीं डाला यूएफसी ने, बल्कि यहाँ पर एक इंटरिम टाइटल फाइट बुक करी गई जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट के बीच में। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस किस रीजन के कारण इस फाइट को चूज किया गया और अरमान सारूकिन को यहाँ पर टाइटल शॉट ना मिलने के काफी सारे रीजंस हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। लोगों के बीच में काफी ज्यादा यहाँ पर एंगर है कि अरमान को क्यों नहीं टाइटल शॉट मिला जो कि मिलना चाहिए था। अब देखिए भाइयों सबसे पहली चीज जैसा मैंने आप सबको बताया था कि यूएफसी अब यहाँ पर पेपर व्यू नंबर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है। $7 बिलियन की यहाँ पे डील करी है पैरामाउंट प्लस के साथ यहाँ पर यूएफसी ने। तो कहीं ना कहीं वो यूएफसी को उस तरीके से अपनी वैल्यू को प्रूफ भी करना पड़ेगा पैरामाउंट प्लस के साथ। 7 साल तक एक अच्छा कंटेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा और उसीलिए उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से शिफ्ट किया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर पेपर व्यू मॉडल तो हट चुका है, पैरामाउंट प्लस में कोई पेपर व्यू मॉडल नहीं आने वाला, बट स्टिल एंटरटेनिंग फाइट्स तो डालनी पड़ेगी, पैरामाउंट के ऊपर लोगों को तो डालना पड़ेगा और इसीलिए वो पॉपुलर फाइटर्स को यहाँ पर डाल रही है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि अरमान सारूकिन की कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, बट जो अरमान सारूकिन की पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर मिडिल ईस्ट, एशिया, रशिया वाले रीजन के अराउंड, कॉकस रीजन के अराउंड ज्यादा है। बट जो यहाँ पर पैडी पिम्बलेट है, जस्टिन गेची है, जस्टिन गेची की तो पॉपुलैरिटी पूरे ग्लोबल तरीके से आप जानते हो। तो इन सारे फाइटर्स को इसलिए यहाँ पे चांस दिया गया। ऑब्वियसली भाइयों यहाँ पर इनके डिजर्विंग वाइज देखोगे, इनके अचीवमेंट वाइज देखोगे तो अरमान सारूकिन के अगेंस्ट ये बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करते, उसके ऊपर जाके तो बिल्कुल भी नहीं डिजर्व करते इंटरिम टाइटल शॉट। और तो और डेना वाइट ने ये भी बोला है कि जो जस्टिन गेची वर्सेस पैडी पिम्बलेट का विनर होगा वो इलिया टुपुरिया के साथ नेक्स्ट फाइट करने वाला है। तो ये अपने आप में ही पहली बात तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए भी और मैं इससे अग्री नहीं करता हूं। अब हाँ, एंटरटेनमेंट को बैलेंस करके चलना पड़ता है, डिजर्विंग को भी बैलेंस करके चलना पड़ता है, बट यूएफसी इतना ज्यादा वैल्यू दे देगी एंटरटेनिंग फाइटर और पॉपुलैरिटी वाले फाइटर्स को, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है माइंडसेट शिफ्ट है यहाँ पर यूएफसी का भी। अब भाई यहाँ पर अरमान सारूकिन को टाइटल शॉट नहीं मिला है, ऑब्वियसली वो डिजर्व करता था, 100% यहाँ पर उसको ही टाइटल शॉट मिलना चाहिए था। और अगर नहीं भी मिल रहा था टाइटल शॉट तो इंटरिम टाइटल पिक्चर में एक बंदा यहाँ पर अरमान सारूकिन भी होना चाहिए था। मे भी शायद उसको बीएमएफ टाइटल फाइट मिल सकती है मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट अगर वो टाइटल फाइट करना चाहे तो, या फिर उसको बाद में ये 2026 के एंड में यहाँ पर फाइट मिल सकती है। देखने वाली चीज होगी कि उसको टाइटल शॉट डायरेक्ट मिलता है,
अगर डायरेक्ट मिलता है तो बहुत लंबा टाइम उसको वेट करना पड़ेगा, फिर से उसको 12-15 महीने का सिट आउट करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में इस टाइम पे अरमान सारूकियन फंस गया है। अब रही बात की रीजंस क्या हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन जरूर रहे होंगे जो कि यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रीजन तो जैसा मैंने आपको बताया पॉपुलैरिटी वाला है, उसके अलावा कुछ रीजन ये हो सकते हैं कि अरमान सारूकियन बहुत टाइम तक इनएक्टिव था। चार्ल्स ओलिवेरा वाली फाइट यूएफसी 300 में हुई थी, उसके बाद 15-16 महीने का गैप लिया उसने, उसके बीच में उसने इस्लाम महाचेव वाली जो एक पेपर व्यू इवेंट था लास्ट ईयर का, उसको यहाँ पे फंबल कर दिया। और यूएफसी का कोई पेपर व्यू इवेंट फंबल हो जाता है तो उसके बाद वो आपकी बैकिंग हटा देता है आपके पीछे से, वो उतना ज्यादा फिर आपको टाइटल पिक्चर में डालता नहीं है। यूएफसी ने ऐसा पास में भी करके दिखाया है, बहुत सारे फाइटर्स का टाइटल शॉट डिले हुआ है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हमजा चिमाएव ने भी खुद एक इवेंट को काफी ज्यादा मैसअप करा था, तो आप देख सकते हो कि उसके बाद उनका टाइटल शॉट कितना ज्यादा डिले हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि अरमान सारूकियन को अभी भी यूएफसी उस तरीके से बैक नहीं कर रही है। फिर भाई आप देख सकते हो कि अरमान सारूकियन को यहाँ पर एक मटैश गैमरॉट के अगेंस्ट यहाँ पर फाइट ऑफर करी गई थी जुलाई या अगस्त के अराउंड पे, और उस फाइट को भी डिक्लाइन करा था मटैश गैमरॉट वाली फाइट को। तो उसके कारण भी यूएफसी थोड़ा नाराज हुई थी, उस टाइम पे भी इन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हुई थी यूएफसी और अरमान सारूकियन के बीच में। अरमान सारूकियन ने कहा था कि यूएफसी उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो उन सारे रीजंस के कारण भी ऐसा हो सकता है। अब एट द एंड ऑफ द डे भाइयों आप जाके देख सकते हो कि यूएफसी खुद एक प्राइवेट कंपनी है। हम बाहर से भले ऐसे कह सकते हैं ये डिजर्विंग है, ये रैंकिंग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट डिसीजन है, और उसको कोई भी यहाँ पर नहीं बोल सकता। आपको चुपचाप उस चीज को मानना पड़ेगा, एज अ फैन भी एज अ फाइटर भी उस चीज को उसको मानना पड़ेगा। सेम चीज भाई हम सबको यहाँ पे फेदरवेट डिवीजन में भी देखने को मिली। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का नेक्स्ट टाइटल डिफेंस किसके अगेंस्ट होने वाला था, जिससे उन्होंने बेल्ट जीती थी डिएगो लोपेज, उसको डायरेक्ट टाइटल शॉट मिल गया। हाँ, डिएगो लोपेज ने एक बहुत तगड़ी विक्ट्री ली है, बाकी ये दोनों फाइटर्स है जस्टिन गेची और पैडी पिम्बलेट, उनके कंपैरेटिवली यहाँ पे डिएगो लोपेज ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री ली थी कंटेंडर के अगेंस्ट और उसको यहाँ पर हराया था, तो वो डिजर्विंग था कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ पे लेरॉन मर्फी, मोहसार जैसे फाइटर्स अवेलेबल थे, अनडिफीटेड फाइटर्स अवेलेबल थे, उनके अगेंस्ट फाइट बुक कराई जा सकती थी। बट देन अगेन जो चीज मैंने आपको बताई थी, पॉपुलैरिटी वाली बात है, लेरॉन मर्फी को कोई नहीं जानता है बहुत ज्यादा, और ना ही यहाँ पे मोहसार एवलोएव को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है। तो आप समझ सकते हो डिएगो लोपेज इस टाइम पर एक मैक्सिकन स्टार है, उसकी यूएसए में भी इतनी खतरनाक फैन फॉलोइंग है, हम सब भी उसको ऐसा जानते हैं कि एंटरटेनिंग फाइट्स पुट अप कर सकता है। तो यहाँ पर यूएफसी ने उसको सीधा टाइटल शॉट दे दिया, और कहीं ना कहीं यूएफसी पहले थोड़ा बहुत जस्टिफाइड टाइटल शॉट देता था, बट अब इस चीज को ओपनली करने वाले हैं कि जो भी फाइटर यहाँ पर एंटरटेनिंग और पॉपुलर होगा उसको टाइटल शॉट मिलने में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। और आप देख सकते हो कि ये सारे कंटेंडर्स यहाँ पे नाराज भी हुए थे। इवन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी यहाँ पे कह रहा था कि लेरॉन मर्फी या फिर मोहसार को वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बट यूएफसी यहाँ पे डिएगो लोपेज के साथ जाना चाहती थी। तो और अरमान सारूकियन का भी ट्वीट देखा होगा, मेक इट मेक सेंस, उसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से टाइटल शॉट दिया गया है। अब मैं यहाँ पर यही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर मेक सेंस वाली बातें नहीं है, अब मेक मनी वाली बातें हैं। यूएफसी यहाँ पर उनको ही टाइटल शॉट देगी जो उनको ज्यादा पॉपुलैरिटी और इन रिटर्न ज्यादा पैसा बना के देगा। तो इस तरीके से चीजें अब चलने वाली है यूएफसी के अंदर। बाकी भाइयों यहाँ पर यूएफसी 321 के अंदर अमेंडा न्यूनेज वर्सेस कायला हैरिसन की फाइट है। हम सबको पता है अमेंडा न्यूनेज यहाँ पर कमबैक कर रही है कायला हैरिसन के अगेंस्ट। ये जो फाइट थी बहुत ज्यादा डिमांडेड फाइट थी और वुमेन्स एमएमए के अंदर इसको एक बहुत ज्यादा ड्रीम फाइट माना जाता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी जनवरी के अंदर। साथ ही साथ यूएफसी 324 में यहाँ पे शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग याडोंग की फाइट होने वाली है, और ये भी फाइट बैंटम वेट डिवीजन में एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हो सकती है। दोनों स्ट्राइकर्स हैं, उस तरीके की स्ट्राइकिंग फाइट देखने को मिलेगी। शॉन ओमैली को ये यहाँ पर एक स्ट्राइकर दिया गया है, तो अच्छी फाइट है यहाँ पर। ओवरऑल अच्छा कार्ड है ये, बट ऑब्वियसली मेन इवेंट में हम इलिया टुपुरिया को एक्सपेक्ट कर रहे थे और यहाँ पर हमको एक इंटरिम टाइटल फाइट देखने को मिली। अब यहाँ पर इलिया टुपुरिया की बात कर ही रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स आप सबको जाननी चाहिए। इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर अनाउंस करा है कि वो फाइटिंग से थोड़ा ब्रेक लेने वाला है। फर्स्ट क्वार्टर जो कि एक्सपेक्टेड था 2026 का, उसके अंदर उसकी फाइट होने वाली थी, उसमें वो फाइट नहीं करने वाला है। फिलहाल इलिया टुपुरिया अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चीजों से गो थ्रू कर रहा है और उसको वो सारी चीजें सॉल्व करनी है और इसलिए वो फाइटिंग से ब्रेक ले रहा है। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था ये पर्सनल प्रॉब्लम्स उसकी वाइफ के साथ जो उसका डिवोर्स वगैरह चल रहा है उसको यहाँ पर वो डील करने वाला है, और उसका ऐसा बेसिकली कहना है कि वो अपने चिल्ड्रंस के लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट करना चाहता है, इसलिए उसने थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ऑफ लिया है फाइटिंग से। अब देखिए भाई पर्सनली जैसा मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, इलिया टुपुरिया एक जनरेशनल फाइटर, एक जनरेशनल टैलेंट है, और ऐसे टैलेंट वाले फाइटर को जब ऐसी प्रॉब्लम्स आउट ऑफ ऑक्टागन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है जिसके कारण वो कंटिन्यूअसली फाइट नहीं कर सकता है, तो ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। हम सबके लिए एज अ फैंस तो अनफॉर्चुनेट है, हमको फाइट नहीं देखने को मिलेगी, और इलिया टुपुरिया के लिए भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। इस टाइम पे वो लिटरली यूएफसी का टॉप फाइटर है, उसके पास इतना अच्छा मोमेंटम है, 2 वेट डिवीजन में चैंपियनशिप जीत रखी है, तो अगर ये अच्छी तरीके से फोकस्ड होकर फाइट करता तो ये पता नहीं क्या क्या ही अचीव कर सकता था। लेकिन ऑब्वियसली इस टाइम पर एक हर्डल आ गया है उसकी पर्सनल लाइफ में जो कि उसको यहाँ पर सॉल्व करनी है। अब भाई वो पर्सनल लाइफ वाली
डिटेल्स हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल ऐसा कहा जा रहा है कि एक बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा डिवोर्स होने वाला है इलिया टोपुरिया और उसकी वाइफ के बीच में, और मोस्ट प्रोबेबली उसके किड्स की कस्टडी के बारे में यहाँ पर चीजें जाने वाली है, और इसीलिए वो यहाँ पर एक बहुत लंबा लीगल बैटल लड़ने वाले हैं इलिया टोपुरिया की फैमिली वाले। तो इसलिए उसको यहाँ पर फाइटिंग में यहाँ पर टाइम नहीं मिलेगा, वो फाइटिंग में उतना फोकस नहीं कर पाएगा, और यही रीजन है कि उसने यहाँ पर फाइट करने से मना किया है 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और आप सबको तो पता ही है भाइयों कि ये कोर्ट केसेस और ये सारी चीजें होती है, इसमें कितना लंबा लंबा टाइम भी लग जाता है, और एक फाइटर के लिए एट द एंड ऑफ द डे जो ये सारी चीजें रिस्क कर रहा है, सारी चीजें यहाँ पर कर रहा है, वो अपनी फैमिली के लिए करता है। तो हम सब ऐसा कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन तो डेफिनेटली चाहेंगे इलिया टोपुरिया की फाइट हो, बट ये सारी जो भी चीजें हैं उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और हम सबको एक पूरा फोकस इलिया टोपुरिया वापस से फाइट करते हुए देखने को मिले। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में? यूएफसी का जो ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है यहाँ पर एंटरटेनिंग फाइट्स को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाला और पॉपुलर फाइटर्स को ज्यादा फेवर करने वाला, उसके ऊपर आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं हम सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।